तो अब हम लोग एकदम एग्जैक्टली शुरू करें, अभी तक जो स्टोरी हमारी चली वो ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी? ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे और यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन? बहुत बेसिक्स आइडिया, अभी तक कहानी चला है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? कोई बताएगा ट्रांसमिशन लाइन क्या है? बड़े बड़े टावरों पर जाता है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन आप कह सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कंपोनेंट और लिंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिंक बिटवीन टू बसेस, बिटवीन टू बसेस। बस समझ रहे हैं? बसेस, इलेक्ट्रिकल बसेस। बसेस जो होते हैं ये नोड की तरह काम करते हैं। बसेस वर्क एज अ नोड। क्या? वर्क एज अ नोड, मतलब बस जो होता है ये नोड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिकल नोड की तरह काम करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है एक्ट एज द ब्रांच ऑफ नेटवर्क, ठीक है। एक्ट एज अ ब्रांच ऑफ नेटवर्क, एक्ट एज अ ब्रांच ऑफ नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम यहाँ पे एक सर्किट बनाना चाहें, ऐसे देखो, ये देखो, ये नोड जो है ये बस की तरह काम करता है, ये बस होता है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है सर्किट का। किसी भी सर्किट के लिए आप ये समझ सकते हैं। वायर जो आप देखते हैं घर में वो भी आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है। जो आपका वायर एक जो है फैन से दूसरे, एक मतलब बोर्ड से दूसरे फैन में जाता है, बल्ब में जाता है, तो ये सब आप जो देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन जनरली आपने जान लिया कि ट्रांसमिशन लाइन एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या एक आपका लिंक है बिटवीन टू बसेस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। तो आप कह सकते हैं बसेस बिटवीन टू बसेस विच इज़ यूज to transmit electrical power from one place to ये बात समझ आई? ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज़ करते हैं? बसेस एक नोड की तरह काम करती हैं और जो आपका ट्रांसमिशन लाइन जो आपका होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रांसमिशन लाइन को TL लिखते चलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज अ नेटवर्क। अब ट्रांसमिशन लाइन आप जान लिए। ट्रांसमिशन लाइन कैसा होता है? आप इसको नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन टावर्स पे जो देखते हैं, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे जनरली बता दिया। ये आपका सेंडिंग एंड होता है, इसको आप कह सकते हैं सेंडिंग एंड, जहाँ एक जगह से पावर भेजा जाएगा, और एक होगा आपका रिसीविंग एंड। इस पर हम लोग बात करेंगे, रिसीविंग एंड। मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, सीधे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं TL। कौन कौन सा मटेरियल? एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, Au, ठीक है। ये मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। मटेरियल कैन बी यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये यूज किए जा सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि कौन सा हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न होता है। आपको पता है ये कॉपर सबसे कॉस्टली है, उसके बाद ये, फिर ऐसे हमारा, ठीक है। हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं तो हमारा प्रयास क्या होता है कि हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसकी रजिस्टिविटी कम हो, रजिस्टिविटी कम हो, हाईली कंडक्टिंग हो, पावर ट्रांसमिशन अच्छे लेवल पे हो। तो उसके लिए तो AU AG बड़ा अच्छा होता है।
लेकिन आपको पता है कि आपका देश ऐसा है कि वहाँ कॉपर वायर तो बचता नहीं है, सब पावर सप्लाई चलता रहेगा, भले झटका मार देगा, काट के उठा ले जाएंगे आधे वैसे, समझ रहे हैं। तो ये Ag और Au जो है, जो कॉपर और जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है, पता चलेगा कि अभिषेक अपने घर पे बैठे टेलीविज़न जैसे ही MCB उठाए कि जो है कुछ देखा जाए, तब तक भी बीच से कोई पावर लाइन ही कट करके लेके भाग गया समझ रहे हैं। तो इनको समझ में आएगा कि मतलब जो है गया कहाँ वो। जब Au और Ag का होगा तो आजकल के चोर भी बड़े समझदार, बड़ी सी एक कैंची बनाएंगे लोहा काटने वाली और नीचे इंसुलेटर लगाएंगे, ऊपर तार, धीरे से इधर से काटे उधर से काटे, बीच का बटोर के लेके भाग जाएंगे सब। ज्ञान तो आप ही दे रहे हो। नहीं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। ज्ञान क्यों देंगे, ऐसा ज्ञान काहे देंगे हम। तो इसलिए हमारे पास बचा कॉपर। कॉपर भी बहुत कॉस्टली होता है, तो हम लोग कॉपर जनरली यूज़ नहीं करते। हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यूज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग एल्यूमिनियम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए क्या क्या फैक्टर होते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन में। भाई एक ट्रांसमिशन लाइन अगर हम बना रहे हैं तो मटेरियल यूज़ से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से फैक्टर का हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे जो बेसिक फैक्टर है वो ये है कंडक्टिविटी। हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो कंडक्टिविटी का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिविटी और पावर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जानते हैं कि लंबी लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन एक खंभे से दूसरे खंभे पे होता है, तो कहीं उसमें झोल ना आ जाए, जिसको आप सैग बोलते हैं, है ना। झोल आ जाएगा, पता चले बीच में लटक रहा है, कोई जा रहा है सोचेगा कि यार लाओ अच्छा झलुआ ही झूल लेते हैं, पकड़ के झूला झूलना, समझ रहे हैं। मूवी आपने देखा है तकदीर वाला, तकदीर वाला मूवी देखा, उसमें जो चित्रगुप्त होता है कहता है कि जो है ये मानव ने क्या व्यवस्था कर रखी है, एक गजब का जो है झूला होता है। तो वो होता क्या है कि कहता है कि प्रभु मैं ज़रा झूला झूल के आता हूँ, तो कहते जाओ बेटा जैसे ही पकड़ता वो चिपक जाता है उसमें, है ना। तो सैग, सबसे पहली बात, सैग क्यों ज़्यादा आता है, जितना ज़्यादा आपका जो है वायर का वेट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या आएगा, झोल आएगा, सैग, बीच में झोल जाल है ना। तो हमें क्या रखना है कि लाइट वेट कंडक्टर यूज़ करना है। कैसा, तो अगर इनमें देखा जाए तो लाइट वेट आपका एल्युमिनियम का होता है, पहली बात। कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक होती है, बट एल्युमिनियम आपका कॉपर वगैरह से कम अच्छी होती है, रजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज अगर हम लोग बात करें एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम हम क्यों यूज़ करते हैं, एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम, तो सबसे पहला आप कह देंगे लाइट वेट। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, लाइट वेट। लाइट वेट मतलब हल्का होता है। दूसरा लो कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट भी कम होता है ना इसका। रजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन। आप कहेंगे सर कहीं आपकी खिसक तो नहीं गई है, ये कौन सा एडवांटेज होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब पावर भेजने में दिक्कत। तो यहाँ पे हम इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे भैया, लेस कोरोना। क्या मतलब, यहाँ पे जब एल्युमिनियम का आप तार लेकर चलेंगे तो कोरोना नहीं होगा आपको। जो इस समय 2019 में आया, हम उसकी कोरोना, उस कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत पुराने टाइम से कोरोना है, ये जो, हाँ तो सर ये टीएल में सिर्फ एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं ना। हाँ, ये कॉपर वगैरह कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये सब नहीं यूज़ करते हैं। क्यों एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये लेस कोरोना का क्या मतलब है, कोरोना आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे समझाएंगे, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी होगी, आपको खुजली हो रही होगी कि सर बता दें यहीं थोड़ा सा तो ज़्यादा सही है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए होता क्या, लेस कोरोना हम लोग क्यों रजिस्टिविटी का क्या मतलब, आप कहेंगे सर ये कौन सा एडवांटेज है, ज़रा पहले ये बताइए आप हम लोगों को। तो ये वाला एडवांटेज हम आपको बताते हैं। देखिए रजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है बालक, ρL/A, ठीक है। रजिस्टिविटी आपका ज़्यादा जिसका होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम मान लेते हैं रजिस्टिविटी आपका दोनों का, भाई कॉपर और एल्युमिनियम दोनों की रजिस्टिविटी, अगर हमें रेजिस्टेंस बराबर रखना है
तो मान लीजिए रजिस्टिविटी इसका एल्युमिनियम का ज़्यादा है और कॉपर का RCU का ρL/A, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कम है। तो अगर आप दोनों का रेजिस्टेंस बराबर रखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मतलब इसका मान लीजिए सेम डायमेंशन के हैं दोनों, पहले शुरुआत में एकदम सेम टू सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का। आपके पास रेजिस्टेंस कम करने का एक ही तरीका है, वो बेहतर तरीका क्या है, लंबाई मान लीजिए दोनों की सेम है लेंथ, तो आप क्या कर दीजिए एल्युमिनियम की मोटाई बढ़ा दीजिए। एल्युमिनियम की मोटाई बढ़ा देंगे मतलब ये जो है डायमीटर बढ़ जाएगा, किसका, एल्युमिनियम का। मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम करने के लिए आपको क्या देखने को मिला, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर मटेरियल। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्युमिनियम का जब ज़्यादा होगा, आगे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो होगी वो उसकी कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग देखेंगे वो कम होगी, और जब ये कम होगा तो इस पर कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कोरोना क्या होता है तो कोरोना के मिनिमाइजेशन के तरीके भी बताऊंगा, और कोरोना कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा कि डायमीटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दो। बात समझ में आया? तो हम पहले से ही इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन द कॉपर, मतलब रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन द कॉपर कंसीडर्ड एज अ एडवांटेज। इसका रीजन क्या है, इस ऐसा होने से कोरोना हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी हमने ट्रांसमिशन लाइन शुरू नहीं किया, अभी हम ट्रांसमिशन लाइन का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अभी हम शुरू करेंगे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके स्टेप्स में। अभी बस समझने का प्रयास करिए, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। अब देखिए रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे। रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मैं जितनी चीज़ें अभी आज पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ मान के चलो कि ये एक अच्छी सी समझ विकसित करेगा आपका जो है फिलहाल पावर सिस्टम पढ़ने में। तो यहाँ पे 3 प्रकार की हम रेटिंग देखेंगे। एक देखेंगे करंट रेटिंग, करंट रेटिंग। दूसरा हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेटिंग। तीसरा MVA रेटिंग। क्या? MVA रेटिंग। ये 3 प्रकार की हम लोग रेटिंग देखेंगे, इसके बारे में आप जान लो। MVA रेटिंग आपका, इसको हम लोग S से दिखाते हैं, S इज इक्वल टू √3 VL/IL। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो करंट रेटिंग होती है ये RMS वैल्यू में होती है। किसमें? ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटिंग होगी वो किस में होगी? RMS वैल्यू में होगी। और RMS वैल्यू में होगी, इसकी सबसे खास बात क्या होगी कि जो करंट रेटिंग होती है ट्रांसमिशन लाइन की, जो हमें यहाँ पे समझना है, रेटिंग, करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू, क्या? प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ, आप कह रहे होंगे ये क्या बता दिए सर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ना इसके बारे में, सर ये आपने बताया क्या? हाँ, करंट रेटिंग क्या होता है? एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब हम एक ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट हम लोग डिसाइड करेंगे वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस 1/A होता है ना, हमें करंट इस हिसाब से डिसाइड करना है। मतलब हमें करंट रेटिंग अगर हमें रखना है तो हमें याद रखिए हमेशा करंट रेटिंग एरिया में ये संबंध आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको करंट बढ़ाना है, ठीक है ना, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों में रिलेशन कैसा, प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। मतलब अगर आपको करंट बढ़ाना है, R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हमें करंट बढ़ाना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अब कहेंगे सर इससे क्या होगा? जब आप कभी ट्रांसमिशन लाइन से हाई करंट ले जाना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? कंडक्टर साइज बढ़ाना पड़ेगा। और कंडक्टर साइज जब आप बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब जो है कि करंट रेटिंग जो आपकी होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। आप कहेंगे सर इसका कोई और एग्जांपल, आप अपने घरों में देख लो कि जैसे जैसे आप ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइस यूज़ करते हैं उनका जो उसमें वायर लगा होता है उनका डायमीटर अलग अलग होता है। जैसे हीटर का अलग होता है, प्रेस का अलग होता है, एसी फ्रिज का अलग होता है, और घर में नॉर्मल जो बल्ब जलता है उसका अलग होता है। तो आप सबका डायमीटर अगर देखोगे तो अलग होता है। क्यों? क्योंकि सारी डिवाइसें अलग अलग करंट लेती हैं। जो करंट ज़्यादा लेता है उसमें जो लगा वायर होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो भी कंडक्टर हम यूज़ करेंगे उस कंडक्टर की मोटाई कितनी होगी, ये किस बात पर निर्भर करेगी, तो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट की। ठीक है। वोल्टेज रेटिंग प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। अब इंसुलेटर आप जानते हैं ना, डिफरेंट टाइप का इंसुलेटर, उसमें सस्पेंशन टाइप डिस्क लगा होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, दुनिया भर का ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर लगा होता है। वो क्यों लगाया जाता है, वो कितने इंसुलेटर लगे होते हैं, किस बिहाफ पे लगाए जाते हैं। तो जितना हाई वोल्टेज आप ट्रांसमिशन करेंगे उसी हिसाब से हैवी इंसुलेटर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हैवी इंसुलेटर उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। किसमें? लाइन के साथ और टावर के बीच में। आप भाई देखते हैं कि टावर जो हमारा होता है, टावर से ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है तो इंसुलेटर के माध्यम से टावर से जुड़ा होता है ना। तो वो इंसुलेटर जो होता है वो कभी आप कहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा लंबा है, कहीं छोटा है, कहीं एक सिंगल ही है गाँव में। तो ये किस बिहाफ पे डिसाइड होता है? वोल्टेज के आधार पे, कि अगर वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है मतलब इंसुलेटर डिस्क में बहुत ज़्यादा लगे होंगे। अब वोल्टेज जो होता है वो डिसाइड करता है, वोल्टेज जो है वो डिसाइड करता है क्या? इंसुलेशन लेवल को। यही कारण होता है कि बहुत हाई वोल्टेज पे हम जनरेशन नहीं करते हैं। इतना हैवी इंसुलेशन लगाना पड़ जाएगा तो उसमें आपका जो है अल्टरनेटर में की हालत ख़राब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो हमारे पास क्या है, जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है इंसुलेशन के। ठीक है। अब होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा हम एक टावर बना दें और उस टावर का जो है देखिए यहाँ से पिन, ऐसे पिन से आपका इंसुलेटर लगा हुआ होता है, यहाँ से अगला इंसुलेटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपका अगला इंसुलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ से जाती है ट्रांसमिशन लाइन। क्या जाती है? ये आपका टावर होता है इधर। अब होता क्या है कि ये इंसुलेटर अगर कम होगा ना टावर और इसके बीच का, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। कंडक्टर और इसके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? कैपेसिटेंस। और इसके बीच का जो एयर है, एयर डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। एयर किसकी तरह काम करेगा? डाइलेक्ट्रिक की तरह। ठीक है। तो यहाँ पे ये एयर जो होता है ये आपका आयोनाइज्ड होने के बाद ये जो होता है करंट यहाँ से पास होने लगता है। ये पास होकर के टावर में चला जाता है और फिर टावर से वो करंट ग्राउंड को चला जाता है। तो अब आप सोचो कि जो करंट ट्रांसमिशन लाइन की आपकी मान लीजिए यहाँ से कानपुर से लखनऊ आने वाली थी करंट, वो यहीं बीच में ही कहीं टावर लगा हुआ, वहीं से होकर के वो ग्राउंड में होली, मतलब 10 एम्पियर आ रहा था, 2 एम्पियर उधर चला गया तो 8 एम्पियर तो आएगा KCL से। बात समझ रहे हैं ना? तो इससे हमारे पावर की हो गई कमी। अब ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, यहाँ से वहाँ करंट क्यों गई? इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, जो यहाँ से वहाँ गया। अगर ये इंसुलेशन अच्छा नहीं होगा, हाई लेवल का इंसुलेटर नहीं होगा, तब ये प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं लीकेज करंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है। तो इंसुलेशन बेहतर होना कितना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना? अगर इंसुलेटर अच्छा नहीं होगा तो यहाँ से लीकेज करंट, यहाँ से लीक होगा, ये पंचर हो जाता है आपका इंसुलेटर का पंचर आगे पढ़ाएंगे। पंचर मतलब बीच से फट जाता है, करंट यहाँ से पास होकर के और टावर से नीचे ग्राउंड चला जाता है, फिर हमारा पावर लेवल जो हमें मिलना चाहिए वो घट जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है, हमें इससे बचना होता है, इसलिए हमें इंसुलेशन का बड़े मतलब ध्यान रखना होता है। तो हमने बता दिया वोल्टेज रेटिंग किस तरीके से। अगर यहाँ वोल्टेज रेटिंग आप बढ़ाएंगे तो बीच में डिस्क बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये जो वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से जो हम इसमें बढ़ाते हैं, जो हम डिस्क बढ़ाते हैं, पहली बात तो ये हमने ये तो बता दिया आपको कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा जो है इंसुलेशन होता है। लेकिन कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? बहुत कन्फ्यूजन होता है। लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज?
ठीक है। नहीं बेटा, लाइन वोल्टेज की वजह से नहीं होता। हम यहाँ आपको लीकेज करंट बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। लीकेज करंट आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट, लीकेज करंट क्या होगा? VPH जो आपका वोल्टेज होगा, लाइन और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज। और यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस प्लस टावर का रेजिस्टेंस। चूँकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा टावर की तुलना में, क्योंकि टावर तो कंडक्टिंग होता है, ठीक है ना, इसलिए आपका जो फेज करंट होगा VPH इज इक्वल टू हो जाएगा R इंसुलेटर। ये लीकेज करंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे कि आपका जो वोल्टेज रेटिंग होता है, ना फेज वोल्टेज ना लाइन वोल्टेज जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये हमारे पास ओवर वोल्टेज जो होता है, ओवर वोल्टेज को हम लोग जो है फिलहाल ध्यान में रख के करते हैं। कौन सा वोल्टेज? अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा नया वोल्टेज आ गया। ओवर वोल्टेज आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में जब पावर ट्रांसमिशन हम करते हैं तो कुछ कारणों से कभी कभी लाइन में बहुत वोल्टेज बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ जाता है। तो वो किन किन कारणों से बढ़ता है, उस टाइम पे हमारा डैमेज ना हो ट्रांसमिशन लाइन, इसलिए हम लोग जो है फिलहाल कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो इंसुलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में जो इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? ओवर वोल्टेज के। मतलब इंसुलेशन जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ये प्रोपोर्शनल टू होता है ओवर वोल्टेज। किसके? ओवर वोल्टेज, ठीक है। अब ओवर वोल्टेज दो तरीके का होता है, एक लाइटनिंग ओवर वोल्टेज होता है, एक लाइटनिंग ओवर वोल्टेज होता है, एक स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है, एक स्विचिंग। बच्चों लाइटनिंग ओवर वोल्टेज जो होता है, आपने लाइटनिंग सुना होगा, जब बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, गिरती है, वो जो बिजली गिरती है वो आपका एक्चुअली उसमें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। वो बहुत हैवी KVA में होता है वोल्टेज। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बस आप समझ लो वो जो वोल्टेज होता है, ठीक है ना। लाइटनिंग जो आपकी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ अगर कंडक्टर पे स्ट्राइक हो, आकर कंडक्टर पे डायरेक्टली गिरे, तो कंडक्टर का वोल्टेज क्या हो जाता है? सडन इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए हम अगर 11 kV का वोल्टेज हम ट्रांसमिशन लाइन से भेज रहे हैं, और कभी अगर लाइटनिंग आ रहा है तो कितने वोल्ट तक का अंदाजे के हिसाब से कितने वोल्ट तक आ सकता है, तो ये कितना इंक्रीज हो सकता है, उस हिसाब से हम ओवर वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेटर लगाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कि ये इतना और बढ़ सकता है ओवर वोल्टेज आने से ट्रांसमिशन लाइन में, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। और स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्या होता है कि जब भी कहीं आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर को हम ऑन ऑफ करते हैं तो सडनली ऑन ऑफ की वजह से आपका जो होता है स्विचिंग, सडन ऑन ऑफ की वजह से स्विचिंग ओवर वोल्टेज आता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब आइसोलेटर आपका ओपन होता है तो कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। सर्किट ब्रेकर जब भी ओपन होता है तो दो पॉइंट्स बनते हैं, उनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। कैपेसिटेंस चार्ज होगा, वो चार्ज जब होता है तो वोल्टेज डबलर सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो LC ऑसिलेटर की तरीके से बिहेव करेगा, अचानक से वोल्टेज हाई बिल्डअप कर देता है। और फेरेंटी इफेक्ट के केस में भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, तो वो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है, वो भी कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो वी विल डिस्कस, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज आपका समझ में आ गया, स्विचिंग ओवर वोल्टेज बस आप इतना याद रखो कि ये कैपेसिटेंस की वजह से LC ऑसिलेटर फॉर्म होता है। जब सर्किट ब्रेकर हमारा अलग होता है तो उस टाइम पे फिर वहाँ पे क्या होता है कि हैवी वोल्टेज अचानक से लाइन में डेवलप हो जाता है। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन 345 kV से नीचे का यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन जो आपका जो है फ़िलहाल 345 kV से नीचे होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 345 kV से नीचे, यहाँ दिख रहा है, जब आपकी लाइन 345 kV से नीचे होगा तब हम जो है इंसुलेटर जो डिसाइड करेंगे वो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। किसके हिसाब से? और जब 345 kV से ऊपर होगा, ये एक स्टैंडर्ड है, 345 kV से जब ऊपर की लाइन होगी ट्रांसमिशन लाइन, तब हम जो इंसुलेटर डिसाइड करेंगे वो स्विचिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बात समझ रहे हैं?
मतलब हमारा जो इंसुलेशन होता है वो डिसाइड होता है ओवर वोल्टेज के हिसाब से, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से तब होगा जब 345 kV, और आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से कब होगा जब 345 से एबव का हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे तब, क्योंकि जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज आता है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसमिशन लाइन की इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ाया, हमने सबसे पहले मैं थोड़ा सा समराइज़ करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। आपको हमने सबसे पहले पढ़ाया क्या, आपको बेसिक पावर सिस्टम बताया है। पावर सिस्टम का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि ये इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जिसका प्रयोग हम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन में करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो है हमारे पास हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्या देख लिए, पावर प्लांट्स का हमने थोड़ा सा कुछ जनरल ऐसे हिस्ट्री देख लिया। फिर हमने सिंगल लाइन डायग्राम बताया जिसमें आपने देखा जनरेशन, आप अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर जिसको आप कहते हैं, पावर ट्रांसमिट किया, स्टेप अप किया, फिर जनरेट किया, स्टेप अप किया, ट्रांसमिट किया, फिर स्टेप डाउन किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर स्टेप डाउन किया, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स को दे दिया। बात समझ में आया, ये हमने सिंगल लाइन डायग्राम में देख लिया। उसके बाद हमने क्या शुरू किया, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज क्या होता है, लाइट वेट होता है, लेस कोरोना होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और कॉस्टली कम होता है। ये हमारे पास एल्युमिनियम के यूज़ के फ़ायदे हो गए। ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में हमने ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग्स देख ली, मटेरियल यूज़ हमने देख लिया, रेटिंग्स देख ली, रेटिंग में करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और लीकेज करंट वगैरह, और MVA रेटिंग देख ली। करंट रेटिंग जो होता है ये साइज ऑफ कंडक्टर डिसाइड होता है करंट रेटिंग से। वोल्टेज रेटिंग उसका जो है इंसुलेशन लेवल से को डिसाइड करता है, मतलब कितना ज़्यादा इंसुलेशन लेवल हमें रखना पड़ेगा, जितना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमें इंसुलेशन लेवल रखना होगा। लीकेज करंट हमने बता दिया। लीकेज करंट आप इसको डिफाइन अगर करना होगा तो ऐसी करंट जो डायरेक्टली आपकी लाइन से नहीं फ्लो होती है, लाइन से टावर के माध्यम से ग्राउंड में, मतलब लाइन से इंसुलेटर से होते हुए टावर के माध्यम से ग्राउंड हो जाए, उसे हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये इंसुलेटर से कैसे जाएगा, इंसुलेटर के आसपास का जो मीडियम होता है उसको आयोनाइज करके कंडक्टिंग कर देता है। जब हम आपको कोरोना बताएंगे तो आयोनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ, अर्थिंग अलग चीज़ होती है, आयोनाइजेशन अलग चीज़ होता है। अर्थिंग में डायरेक्टली आप कोई ना कोई चीज़ डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं, इसमें कुछ कनेक्ट नहीं होता है, होता इंसुलेटर है लेकिन वहाँ के मीडियम को आयोनाइज करता है, मतलब आपका जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खींच के बाहर निकाल देता है, तोड़ देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। डाइपोल मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आसपास होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं, एक डाइपोल्स क्रिएट हो जाता है जो आपका आयंस की तरीके से, मतलब कंडक्शन की तरीके, वो कंडक्शन करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जाने देते हैं। आयोनाइजेशन पे हम डिस्कस करेंगे जब कोरोना वगैरह पढ़ाएंगे तो डिटेल में। तो हमने बताया कि आयोनाइजेशन की वजह से आपका क्या आता है, मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है और लीकेज करंट वहाँ से होकर के टावर से होकर के ग्राउंड हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि फिलहाल जो आपका लीकेज करंट होता है एक कारण से और भी आता है, जरूरी नहीं है कि आसपास का मीडियम आयोनाइज्ड ही हो जाए, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कभी कभी इंसुलेटर पंचर अगर हो जाता है तो उसके लिए आसान हो जाता है। वो पंचर मतलब बीच से डिस्क फूट जाती है, क्रैक हो जाता है, फिर वहाँ से डायरेक्टली करंट पास होकर के कहाँ जाता है, टावर में आ जाता है और टावर से ग्राउंड हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आपने देखा ये ऑल अबाउट आपका जो है सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन का इंट्रोडक्शन, जरा सा पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। कल पावर सिस्टम में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन एकदम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे, इसके और भी जो फेजेज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।